नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी, जहां पर हर हफ्ते हम एक बाजार के दिग्गज और निवेश जगत के दिग्गज से आपको रूबरू करवाते हैं और बाजार को लेकर, बाजार की चाल को लेकर उनका क्या मत है, आपके निवेश पोर्टफोलियो को लेकर क्या उनकी राय और सलाह है, इसी से हम सवाल जवाब करते हैं इसी बारे में। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष कुंडवानी, हेड इक्विटी बंधन एएमसी। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें समय दिया आपने इस खास चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, पहला सवाल तो बाजार की चाल को लेकर ही होगा। बताइए किस तरह का बाजार है, इसको आप किस तरह से समझ पा रहे हैं? इतना उतार चढ़ाव हमें बाजार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं चैनल पर आके कहते हैं कि आने वाले कुछ महीने थोड़े से कठिन हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपका क्या व्यू है, आपका क्या मत है? नहीं, मेरा व्यू भी सिमिलर है कि एक बड़े बुल मार्केट में मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज होगा। नियर टर्म थोड़े चैलेंजेस हैं, पार्टली टेक्निकल पार्टली फंडामेंटल। टेक्निकल ये है कि काफ़ी बड़े आईपीओ आ रहे हैं, जो सप्लाई ऑफ पेपर जो बोलते हैं कि नए इश्यूज जो आ रहे हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लिक्विडिटी को। तो वो है फंडामेंटली, मुझे लगता है कि थोड़ा ये यूएस में जो नया रिजीम आया है उसकी वजह से ग्लोबल रिस्क थोड़े बढ़े हुए हैं कि अगर ट्रम्प के रिजीम में चाइना और दूसरे कंट्रीज पे बड़े टैरिफ्स लगाएंगे तो थोड़ा ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है। ये भी एक रिस्क है कि चाइनीज करेंसी कुछ ज्यादा डिवैल्यू होगी, मतलब वो अगर युआन अभी 7.2 7.3 है, वो 7.5 8 होता है तो रुपी पे भी प्रेशर आएगा, और रुपी पे जब प्रेशर आता है तो फॉरेन फ्लोज अफेक्ट होती हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा है लास्ट एक दो महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी बेचा है। बट अगर ऐसे माहौल में हम पहुंचेंगे कि ऐसा लगता है कि रुपी भी डिप्रिशिएट हो सकता है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा फॉरेन फ्लोज पे। फंडामेंटली इकोनॉमी भी थोड़ा स्लो डाउन करी है लास्ट क्वार्टर में, Q2 में, Q3 भी। अभी जो चैनल चेक है, जो ग्राउंड से फील है, उसमें रिकवरी है, बट बहुत स्ट्रांग रिकवरी नहीं लग रही है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि जो कोविड बॉटम से जो बड़ा बुल मार्केट शुरू हुआ था, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, कहीं लेवरेज नहीं है। इंडिया का जो पोजीशनिंग है वर्सेस लॉट ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्री, जो इमर्जिंग मार्केट्स हम बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है अभी भी। अपना जो ग्रोथ है बड़े इकोनॉमीज में स्टिल फास्टेस्ट ग्रोथ है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, बट थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा सप्लाई, थोड़ा फंडामेंटल्स को देख के ये लगता है कि 3-6 महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चलेगा। मेरे ख्याल से देखिए, हमारे जो शो के दर्शक हैं ना मनीष, वो नियर टर्म भी सलाह लेना चाहेंगे आपसे और लॉन्ग टर्म सलाह भी लेना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन नियर टर्म आपने जैसे कहा है कि यहाँ पे चैलेंजेस रह सकते हैं। भारत बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने Q2 नतीजे देखे और उसके बाद अब जितनी भी देखिए जो ट्रिगर्स बड़े बड़े थे बाजार के लिए, वो लगभग अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम तीसरी तिमाही के नतीजों की ओर देख रहे हैं। जिस तरह से हमने कुछ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी की अगर हम बात करें, हमने उसकी पिटाई होती हुई देखी। जो आया था बिजनेस अपडेट भी गोदरेज की तरफ से, वो भी कुछ खास उत्साहवर्धक नहीं था। अब जानना हमें ये है कि जो लबोलुबाब बन रहा है, जिस तरह के नंबर्स की हमें उम्मीद थी, अब वो नहीं आ रहे हैं। Q3 कितना चैलेंजिंग रह सकता है कंपनियों के लिए, और एक जो वैल्यूएशन का कंसर्न हमें हमेशा से दिखाई दे रहा था, क्या वो कंसर्न अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे पढ़ रहे हैं आप इसको? देखिए, मार्केट को अगर हम दो भाग में देखें, जनरली जो लार्ज कैप है वो ज्यादा चले नहीं थे, तो वहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है। बट मेरे ख्याल से मेरा व्यू अभी भी ये है कि थोड़ा अगर हम पेशेंस रखेंगे तो स्मॉल कैप स्पेस मुझे मोर एक्साइटिंग लगता है। क्योंकि जो हो रहा है अभी इकोनॉमी में, कि काफी छोटे छोटे सेगमेंट्स में ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कि सोलार और विंड का जो इन्वेस्टमेंट है, जब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में काफी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काफी ये चाइना से इंडिया
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट हो रहा है काफी सेगमेंट्स में। तो ये थीम बेस्ड जो अप्रोच है ना कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में जहाँ ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। कि आप जो ओवरऑल मार्केट देखोगे, आप सेंसेक्स देखोगे या निफ्टी देखोगे, तो वहाँ कुछ एक्साइटिंग ग्रोथ है नहीं, क्योंकि दुनिया भी थोड़ा स्लो है, इंडियन इकोनॉमी भी क्योंकि दुनिया का स्लो डाउन से लिंक्ड हो जाता है इंडियन इकोनॉमी भी। तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग ग्रोथ निफ्टी और सेंसेक्स टाइप कंपनीज में इतना नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा चैलेंज लग रहा है नेक्स्ट 3-6 मंथ में। और जनरली जब मार्केट चैलेंज होता है तो कभी स्मॉल कैप में करेक्शन हो सकता है थोड़ा ज्यादा। बट अगर बॉटम अप हम देखेंगे कि सेगमेंट्स हैं जहाँ ग्रोथ है, अगर वो सेगमेंट्स में हम इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बड़ा इश्यू नहीं लगता मार्केट में। जैसे आप बोलो कि मार्केट आप छोड़ के ही भाग जाओ, मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी में मेरिट नहीं दिखता है कि आप जस्ट बिकॉज पी मल्टीपल हाई है या मार्केट इतना चल चुका है तो आप छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि वो स्टैंड जब होता है जब बहुत मैक्रो कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो, जैसे करेंसी में बड़ा प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो, लेवरेज में ज्यादा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ छोटे पॉकेट्स में ही है, वही एक बड़ा इशू है। चलिए, काफ़ी अलग से आपका व्यू कि अभी भी स्मॉल पॉकेट्स में और स्मॉल कैप्स में मौके हैं और इसकी वजह से डरना नहीं चाहिए जितना उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप्स में आपने अपनी दिलचस्प सेक्टर्स क्या क्या बताए, ज़रा बताएंगे वापस से? हमें हेल्थ केयर इन जनरल इंटरेस्टिंग लगता है, बोथ फार्मा साइड, हॉस्पिटल साइड, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, वो सेगमेंट भी। इंटरनेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स हैं, चाहे वो क्विक कॉमर्स में हो, इंश्योरेंस में हो। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थोड़ा एक्सपेंसिव स्पेस है, बट छोटे लेवल पे अभी भी थोड़े इंटरेस्टिंग नेम्स हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। तो काफी स्पेसेस में, जैसे कैपिटल गुड्स भी अगेन हम देखेंगे तो जनरली कैपिटल गुड्स लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस में एक्सपेंसिव है। बट छोटे स्मॉल कैप स्पेस में ऐसे कैपिटल गुड कंपनीज भी हैं जो एक्सपोर्ट्स में काफी बड़े हो सकते हैं। तो खाली डोमेस्टिक मार्केट का साइकिल नहीं है उधर, वहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शनैलिटी भी है। तो ऐसे मल्टीपल थीम्स हैं स्मॉल कैप में जो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं एक्चुअली। अब पूरे बाजार को अगर हम फिलहाल देखना चाहें और नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से ही अगर मुझे समझना हो, जिस तरह से हमने एफआईआईज की भी एक चाल देखी है, इसको आने वाले 3 से 6 महीने में आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? कितना दिलचस्पी आपको लगता है कि भारत का बाजार उनमें ला पाएगा? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी थोड़ा रुपी मुझे ओवर वैल्यूड लगता है ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि फॉरेन फंड्स का जो फ्लो है वो बहुत डिसाइसिवली जब तक नहीं आएगा जब रुपी का रिलेटिव ओवर वैल्यूएशन जो है वो ठीक ना हो। तो ये दो तरीके से ठीक हो सकता है कि एक तो ऐसा हो कि डॉलर इटसेल्फ ग्लोबली गिर जाए, तो जो दूसरे करेंसीज है वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट करेंगे, हम लोग फ्लैट रहेंगे, तो वो रिलेटिव वैल्यूएशन सॉर्ट आउट होगा। या अगर डॉलर नहीं गिरेगा, मतलब मेरे ख्याल से 2-3% का ओवर वैल्यूएशन है रुपी में, जो एक बड़ा हेडविंड है, बड़ा हर्डल है फॉरेन फ्लोज को टर्न करने में। तो वो जब तक नहीं होगा तो मेरा व्यू ये है कि मुश्किल है फॉरेन फंड बहुत एग्रेसिवली खरीदेंगे इंडियन मार्केट। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि लास्ट 2-3 महीने में जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर के स्ट्रेंथ का एक मेजर है, वो 5-6% चढ़ गया है। काफी एशियन करेंसीज 5-6% डिप्रिशिएट हुई हैं, हम लोग का 1-2% ही हुआ है। तो थोड़ा वो गैप फिल होना जरूरी है। ऑलराइट, बीएफएसआई सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू होगा? अभी देखिए, बीएफएसआई सेक्टर में एक तो
लॉन्ग टर्म तो हमको लगता है कि नॉन लेंडिंग स्पेस जो है, जनरल इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट्स, दोज आर मोर बेटर प्लेसेस। वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ हमको लगता है, अगर आप 3-5 साल का व्यू लेंगे तो बेटर है। बट शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मुझे लार्ज प्राइवेट बैंक्स ठीक ठाक लगती हैं। इनमें कुछ सरप्राइज नहीं आएगा ग्रोथ वाइज, बट इनका वैल्यूएशन रिलेटिवली काफी डीरेट हुआ है। और ये एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल से जो मिडिल और लोअर साइज बैंक हैं, उनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्पेशली आप देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड जैसे सेगमेंट्स में स्ट्रेस है अभी। तो मुझे लगता है कि लोग, इन्वेस्टर्स हो, डिपॉजिटर्स हो, वो अभी लार्ज बैंक्स को प्रेफर करेंगे वर्सेस स्मॉल और मिड। तो मुझे लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक नियर टर्म अच्छे लगते हैं फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव की तरफ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं भारत के लिए? देखिए, सबसे बड़ा तो जैसे मैंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं इन वे कि कोल्ड वॉर टाइप हो रहा है कि जो दो बड़े कंट्रीज हैं दुनिया में, यूएस और चाइना, इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। और काफ़ी फ्रिक्शन इन दोनों की वजह से अभी ग्लोबल इकोनॉमी को हर्ट करने का काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि, क्योंकि अभी देखिए 1990 से 2020 दुनिया ऐसे फेज में था जहां मोटा मोटी बहुत फ्री ट्रेड का ग्रोथ था और पीसफुल एज था कि डिफेंस पे लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे थे। अब ये रिवर्स हो रहा है कि आपका जो फ्री ट्रेड था जिसमें काफी आउटसोर्सिंग हुआ, एशिया को हुआ, चाइना को भी, काफी, चाइना सबसे बड़ा प्लेयर था मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली। तो अब वो रिवर्स हो रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है। तो ये एनवायरनमेंट में ग्लोबल इकोनॉमी इटसेल्फ थोड़ा चैलेंज रहेगा। ये काफी पॉसिबल है कि हम देखेंगे, अगर जैसे ट्रम्प रेजिम ने अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ डाल दिया चाइना, मेक्सिको, कनाडा में, जैसे उनका स्टेटमेंट हुआ है, तो वो ट्रेड मेजर्स की वजह से करेंसीज में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ग्लोबल स्लो डाउन होगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया के ज़्यादा चैलेंजेस अभी ग्लोबल है, डोमेस्टिक तो कुछ बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि भारत जैसे देश जो अभी रिलेटिवली पुअर है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा में, एक होप है कि हम लोग ग्लोबल ग्रोथ के बेसिस पे हम लोग बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। तो अगर ग्लोबल ग्रोथ ही कम हो जाएगा तो अपना जो एक्सपोर्ट्स है ये वो, उस पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऐसे में क्या हम जो सेफ हेवन माने जाते हैं सोना, और उसके साथ साथ अगर चांदी और बेस मेटल्स की बात करें, तो यहाँ पर रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आई थिंक गोल्ड अच्छा एसेट है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी चल चुका है। बट एक तरफ से आप रुपी हेजिंग कर सकते हो गोल्ड पे। तो मेरे ख्याल से गोल्ड रहना चाहिए, मे बी 5-10% ऑफ नेटवर्थ, जो भी एक डिसिप्लिन एलोकेशन गोल्ड का होना चाहिए मेरे ख्याल से। और गोल्ड जनरली आपको हेज करता है नॉट ओनली इन्फ्लेशन और करेंसी से, बट बहुत ज़्यादा जब जियो पोलिटिकल इश्यूज होती हैं तो जनरली ये रिस्क ऑफ एसेट बोलते हैं कि लोग गोल्ड लेते हैं जब उनको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो पर्सपेक्टिव से भी ठीक है। तो मुझे लगता है गोल्ड इज अ गुड एसेट टू ओन राइट नाउ। आपका हाउस व्यू हमें जानना है। जिस तरह से आपने बातें समझाई हैं, इनको अपने फंड्स की रणनीति में किस तरह से आप अमल में ला रहे हैं? देखिए, एक तो जैसे हमने कहा कि इन जनरल हमारा फोकस स्मॉल कैप पे बहुत है, क्योंकि हमको लगता है कि ये दुनिया, हम जो वर्ड यूज करते हैं, जापानीफाइड हो रही है कि ग्रोथ कम हो रही है बट लिक्विडिटी हाई है। तो वो एनवायरनमेंट में आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी।
आपको कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं दिखेगा, आपको बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी में ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिखेगा। ग्रोथ उस जगह होगा जैसे जहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो, जैसे हम थर्मल पावर से रिन्यूएबल पावर जा रहे हैं, इंटरनल कंबस्शन ऑटो से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रहे हैं। तो जहाँ भी ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज है, या जैसे मैन्युफैक्चरिंग चाइना से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ ग्लोबल चेंज है, वो आपको खेलना पड़ेगा टू मेक टू गेट गुड ग्रोथ एंड टू। बड़ा पैसा जब भी बनता है जब आपकी स्टॉक का अर्निंग बहुत फास्ट ग्रोथ है। तो हमको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मॉल कैप स्पेस में बहुत चॉइस है। ओवरऑल स्पेस थोड़ा महंगा है, बट क्योंकि चॉइस इतना ज़्यादा है कि हम अगर अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, तो हमको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मॉल कैप स्पेस से हम लोग काफ़ी अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी आउट परफॉर्मेंस फंड में आ सकता है स्मॉल कैप की वजह से। सेकंड ये है कि जो सेक्टर्स में ग्लोबल मार्केट साइज है, मतलब जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फार्मा हो, आईटी हो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो, ऑटो एंसिलरीज हो, वो सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ ट्रेंड लोग की काफ़ी कमी है। तो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, काफ़ी कमी है ट्रेंड लोगों की, क्योंकि उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे एज आउट हो रहा है। और चाइना जो काफ़ी चीज़ सप्लाई करता था, अभी जियोपॉलिटिकल इशू है। तो ये सब सेक्टर्स में अगर आपको ऐसे कंपनीज मिल जाए जो एक्सपोर्ट करके बड़ी हो सकती हैं, वो हमारा फोकस काफ़ी है। तो जैसे मैंने कहा, सेगमेंट जैसे फार्मा, ऑटो एंसिलरी, स्पेशलिटी केम, जहाँ भी आपको ऐसा मैनेजमेंट टीम बिजनेस मॉडल मिल जाए जो ऐसे ग्लोबल मार्केट को केटर कर रहा हो। जैसे बैटरी केमिकल्स है, हम हमको बैटरी केमिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस लगता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन बढ़ता रहे और काफ़ी ग्लोबल कार मेकर्स को चाइना से सोर्स नहीं करना है, तो इंडिया एक बड़ा सोर्स हो सकता है बैटरी केमिकल्स का। ये बताइएगा, अगर आपकी एएमसी की हम बात करें तो देखिए, रिटेल निवेशकों का रुझान तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम एसआईपी के आंकड़े भी देखें मनीष, तो वो हर महीना हम देख रहे हैं कि नया रिकॉर्ड स्तर जो है वो छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ ज़्यादा इनफ्लो आपके फंड हाउस में आता हुआ दिखाई दे रहा है निवेशकों का? देखिए, अभी तो मे बी बिकॉज हमारा फोकस है स्मॉल कैप में, और काफ़ी हाउस ने ऐसा व्यू लिया है कि स्मॉल कैप में फ्लो का रिस्ट्रिक्शन है। तो हमारे स्मॉल कैप फंड में काफ़ी फ्लो है, बट अच्छी बात ये रही है कि हमारा ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस ठीक ठाक है 1-3 ईयर बेसिस पे। तो फ्लोज काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हाँ, थोड़ा स्मॉल कैप में ज़्यादा फ्लो है हम लोग। ऑलराइट। अब ऐसे में किसी को अगर अपने पोर्टफोलियो में रीशफल करना हो या बैलेंस करना हो एसेट्स को, तो वो किस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए? ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी मैटर करती है। हमने बात कर ली कि आपके मुताबिक स्मॉल कैप में थोड़े से मौके हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ डेट, सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन में कहाँ आपको कम ज़्यादा कर देना चाहिए? अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में मुनाफा होता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है, तो क्या उसको बांध कर थोड़ा सा आप लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ करना चाहिए मनीष? हाँ, मेरे ख्याल से रादर देन लार्ज कैप, मैं ये बोलूँगा कि आप हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड्स भी देखो। क्योंकि लार्ज कैप में जनरली अर्निंग ग्रोथ का थोड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगी, जस्ट इन केस युआन डेप्रिशिएट करेगा तो रुपी भी डेप्रिशिएट करेगी। वो सिनेरियो में थोड़ा जो इंटरनेशनल एसेट्स है, या तो इक्विटीज है या गोल्ड है, सिल्वर है, वो आपको बेटर प्रोटेक्शन दे सकती हैं देन लार्ज कैप। तो जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करना हो, जिनको रिस्क कम करना है,
मैं ये बोलूँगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप एक्सपोज़र है, तो आप वो थोड़ा एक्सपोज़र आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, ऐसे फंड में डाल सकते हो जहाँ मल्टीपल एसेट्स हो, मे बी थोड़े ऐसे भी एसेट्स हों जो रुपी डेप्रिसिएशन से बेनिफिट करें। ऑलराइट। मनीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो पूछने बाकी हैं, लेकिन समय मेरा समाप्त हो चुका है। आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाज़त दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।